नमस्कार। आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के नेक्स्ट वीडियो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। काहे के बारे में पढ़ेंगे? निर्वात की चुंबकशीलता माने म्यू नॉट और वैद्युतशीलता माने एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में क्या संबंध है, या म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए, या म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए, अथवा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए, या विमा दी होगी और कहेगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए। इस तरीके के भी ऑप्शनल मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये प्रूविंग ही करा हो, ऑप्शनल में भी मिल जाता है। तो चलिए क्लियर करते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट अपान 4 पाई के है। अभी बायो सेवर्ट आपने जब देखा था तो उसमें दिया हुआ था म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या है? 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9×10⁻⁹ और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। क्लियर? दोनों मान मिल गए। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। क्या किया? समीकरण 1 में 2 का भाग कर दिए। एक था म्यू नॉट अपान 4 पाई, भाग दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उनके ऊपर आ गया, बराबर 10 की घात -7 बटे 9×10⁹ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर क्या बचा? म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या किया? इधर हमने 10 की घात -7 को नीचे ले आए। नीचे लाए तो हमारे पास आ गया 1/9 × 10 की घात 16। 9 ये थी, 7 और आ गई प्लस की, तो 16 हो गई। इस 9×10 की घात 16 को हमने लिख लिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। 9×10 की घात 16 को क्या लिखा? 3×10 की घात 8 का होल स्क्वायर। और ये 3×10 की घात 8 है, ये क्या है? ये होती है हमारी प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल हो गई C बराबर 3×10 की घात 8। यहाँ से मान रखिए तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? 1/c²। इसकी जगह C रख दिए तो c² आ गया। पक्षांतर कर लिए तो C बराबर क्या निकलता है? 1/√म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब मात्रा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वही होगा जो प्रकाश की चाल का होगा। प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या मिला? मीटर प्रति सेकंड। और अगर बात विमा की जाए तो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा वही होगी जो C की विमा होगी, और C क्या है? प्रकाश की चाल है, तो विमा क्या होगी? L की इनवर्स। अगर आपसे कहा जाए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा, या C की जगह C की वैल्यू रख दीजिएगा, स्क्वायर कर दिएगा तो L² आ जाएगी। म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की विमा 1/L² ऊपर जाएगा, L⁻² T² हो जाएगा। क्लियर हो? तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, सबसे पहले म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू रखी, 10 की घात -7 होता है। उसके बाद निर्वात की वैद्युतशीलता रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू 9×10 की घात लो, दोनों का भाग कर दिए। भाग करके निकल के क्या आया? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 1/9×10 की घात 16। 9×10 की घात 16 को हमने लिख दिया 3×10 की घात 8 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। तो C क्या है? प्रकाश की चाल बराबर होती है 1/√म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का संबंध। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कल हमने ज्ञात किया था कि अगर धारावाही चालक तार में धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऑस्टेट के प्रयोग से भी हमने जाना था, और बायो सेवर्ट के नियम से हमने जाना था कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ऑस्टेट ने तो ये बताया था कि धारा बहती तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। बायो सेवर्ट ने क्या बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ किन किन
इन बातों पर निर्भर करता है। हम आज क्या बताने जा रहे हैं? हम बताने जा रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन लगभग हर न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम बताए गए। पहला बताया गया दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। पहला नियम कौन सा है? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब चूंकि कौन सी हथेली का नियम निकालना है? दाएं हाथ की हथेली का नियम निकालना है तो दाहिना हाथ ही प्रयोग करेंगे। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा कहां पर हो? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अंगुलियां कहां हो? अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उदाहरण के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। अंगूठा कहाँ होना चाहिए? अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में, उस चालक तार में जिधर धारा बह रही है। अंगुलियां किधर होनी चाहिए? अंगुलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ये जो हथेली है, हथेली का फ्रंट वाला हिस्सा, इसको कहते हैं धक्का देने की स्थिति। यदि अगर आप किसी को धक्का देंगे तो इस ओर से ही धक्का देंगे, इस तरीके से धक्का देंगे। अगर इधर खड़े हैं तो ऐसे धक्का देंगे, ऊपर की ओर धक्का देंगे तो ऐसे धक्का देंगे। इधर से धक्का नहीं दिया जाता, धक्का इधर से ही दिया जाता, ऐसे तो इस तरीके से धक्का देंगे। तो हथेली धक्का देने की स्थिति क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्लियर हुआ? यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, जहाँ ज्ञात करना है उस दिशा में हो, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस दिशा की ओर हो, तो हथेली धक्का देने की स्थिति क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक ये तार है जिसमें I1 धारा बह रही है, एक ये तार है जिसमें I2 धारा बह रही है, और ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं I1 के कारण। इसके कारण I1 के कारण। तो I1 के कारण, I1 की ये धारा की दिशा है। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है? हथेली को ऐसे फैलाएं कि अंगूठा कहाँ है? धारा की दिशा में। तो अगर हम इस तरीके से रखते हैं, ऊपर तक ज्यादा हमने बना दिया है, तो अंगूठा हमारा धारा की दिशा में होगा। ये धारा की दिशा है और अंगुलियां अगर इस पर यहाँ से देख लेते हैं, इस जगह से क्लियर कर लेते हैं, ये I1 होगा और ये भी। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो गई जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमारी हथेली किधर जा रही है? हमारी हथेली जा रही है कागज तल। अगर इस स्थिति में धक्का देंगे तो हम ऐसे धक्का देंगे, तो जो दिशा आएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो आएगी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, और नीचे की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दर्शाते हैं। लंबवत नीचे की, नीचे की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं? क्रॉस से दर्शाते हैं। तो उम्मीद है समझ में आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें I2 के कारण, इसके कारण I2 के कारण अगर निकालना हो तो I2 के कारण भी हमें P पर ही निकालना है। तो अब हथेली कैसे रखेंगे? अंगूठे को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में रखिए। अंगुलियों को P पर रखना है तो P पर रखिए। अब अगर धक्का देंगे तो फिर से ऐसे ही धक्का देंगे ना, तो फिर से धक्का ऐसे देंगे तो धारा की दिशा क्या आ जाएगी? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की। तो दोनों ही स्थितियों में अब अगर सपोज करिए कि धारा की दिशा हम बदल दें किसी एक तार में, अगर आप सपोज करिए कि I2 हम क्या करते हैं, हम I2 इस तरीके से कर देते हैं। अब I2 इस तरीके से कर देंगे तो अब हथेली इस तरीके से रखी जाएगी। अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, ऊपर की ओर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तब क्या हो जाएगी? पुनः I2 के कारण लंबवत ऊपर की ओर को हम बिंदु से दर्शाते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा धारा
वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली धक्का देने की स्थिति क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब आते हैं दूसरे नियम पे, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेच का नियम क्या कहता है, यदि किसी पेच को कसते समय, यदि किसी पेच को कसते समय, यदि किसी पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़ते, सपोज करिए ये हमारा पेचकस है, सॉरी ये पेच है, ये पेच है, इसको कसने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं। इस पेच को कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं और इस प्रकार से घुमाते हैं कि जो पेच की नोक है, अब अगर हमें इसको कसना है, इस पेचकस को हमें कसना है तो हम दाएं हाथ से पकड़ेंगे, सपोज करिए ये पेचकस है और इस पेच को कसना है, तो दाएं हाथ से हम इसको पकड़ेंगे और कसने के लिए इस तरीके से घुमाएंगे। और जब कसते समय क्या हो कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, बात समझ रहे हैं, पेच की नोक किधर आगे बढ़े, धारा की दिशा में आगे बढ़े, आगे की ओर बढ़े, तो कसते समय अंगूठा, कसते समय अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, पेच को कसते समय अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं को बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। फिर से समझते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यदि किसी पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि कसते समय पेच की जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा में पेच की नोक आगे बढ़ रही है, तो कसते समय अंगूठा जो मोशन करेगा, अंगूठा हमारा इधर से निकल के इधर जा रहा है, तो ये बताएगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्या बताएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। एक चीज और जान लीजिए कि बल रेखाएं, अब बल रेखा की दिशा है कि बल रेखाएं इधर से निकल रही हैं और इस बिंदु पर जाकर समाप्त हो रही है। इसका मतलब यहाँ की दिशा होगी लंबवत ऊपर की ओर होगी, बिंदु लगा है, और यहाँ की दिशा होगी वो लंबवत नीचे, यहाँ से निकल रही है मतलब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर, और यहाँ प्रवेश कर रही है मतलब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर। उम्मीद है दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।